10वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहासड़ा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अमल, अक्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अमल और अक्षार के रासायनिक गुण, धातुओं के साथ अमल और अक्षारक की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अमल की अभिक्रिया, अमल और अक्षारक की अभिक्रिया, अमल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और अक्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अमल और अक्षार के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या आप बता सकते हैं ज़्यादा चाय पीने से या खाली पेट चाय पीने से क्या होता है? ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी होती है। एसिडिटी होती है एसिड से। क्या आपको पता है चाय में भी एसिड उपस्थित होता है? जी हाँ, चाय में एक टैनिक अम्ल नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम इनो ले सकते हैं, कोई भी एंटासिड ले सकते हैं। ये एक प्रकार के अक्षार हैं। इसीलिए हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास की चीज़ों का पता करने के लिए कि वो अमल है या अक्षार है, हमें इस अध्याय को पढ़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अमल स्वाद में खट्टा होता है, जैसे कि सैलिसिलिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक, अंगूर में टार्ट्रिक, पेट में हाइड्रोक्लोरिक, बैटरी में सल्फ्यूरिक, कॉक में कार्बोनिक, दूध में भी लैक्टिक अम्ल, विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ों में अम्ल पाया जाता है। अब आप सोचेंगे क्या हमारे आसपास में अक्षारक भी उपस्थित होते हैं? जी हाँ, आइए देखते हैं। अक्षारक वैसे तो स्वाद में कड़वे होते हैं, परंतु चूने के पानी में, बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट, साबुन में, डिटर्जेंट में, एंटासिड में, टूथपेस्ट में, सब में अक्षारक उपस्थित होते हैं। अब मान लो बच्चों, आपको एक पदार्थ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ वो अमल है या अक्षारक है। क्या आप उसको चख के देखेंगे कि वो खट्टा है तो अमल है, कड़वा है तो अक्षारक है? नहीं, हर चीज़ को तो हम चख कर नहीं देख सकते। इसीलिए आप सोचेंगे क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है कि हम बिना चखे ही पता कर सके कि वो अमल है या अक्षारक है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। ऐसा सूचक के द्वारा पॉसिबल है। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनके साथ अमल और अक्षार अलग अलग व्यवहार करते हैं। हमारे पास 3 प्रकार के सूचक हैं। आइए पढ़ते हैं सूचकों के बारे में। प्राकृतिक सूचक, हल्दी, पत्ता गोभी, गुड़हल का फूल, लिटमस पत्र। हल्दी अमल के साथ तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती, पर जब अक्षार के साथ मिलती है तो उसका रंग लाल हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है और हम उस पर साबुन लगाते हो तो उसका लाल रंग क्यों हो जाता है? उसका रंग लाल उसमें उपस्थित अक्षार की वजह से हो जाता है और हल्दी एक सूचक का काम करती है। गुड़हल का फूल अमल के साथ गुलाबी रंग और अक्षार के साथ हरा रंग देता है। लाल पत्ता गोभी भी अमल के साथ लाल रंग और अक्षार के साथ हरा रंग देती है। यहाँ पर आपको 2 प्रकार के लिटमस पत्र दिखाई दे रहे हैं, लाल और नीला। लाल लिटमस पत्र के साथ अमल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, परंतु नीला अक्षार इसको नीले लिटमस पत्र में बदल देता है। अक्षार इसका रंग नीला कर देता है। अमल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अक्षार इसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। दूसरी प्रकार के सूचक है हमारे पास संश्लेषी सूचक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मानव निर्मित सूचक। ये प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज जब अमल के साथ जुड़ता है तो यह गुलाबी रंग, पिंक कलर का विलयन देता है। जब यह बेस के साथ यानी अक्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह पीला रंग प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार फिनोप्थिलीन भी अम्ल और अक्षार के साथ अलग अलग व्यवहार करता है। तीसरी प्रकार के हैं गंधीय सूचक, जैसे कि प्याज का रस, लौंग का तेल। जब ये अम्ल के संपर्क में आते हैं तो इनकी गंध बढ़ जाती है, परंतु जब ये अक्षार के संपर्क में आते हैं तो इनकी गंध कम हो जाती है।
अभी हमने सूचकों के बारे में पढ़ा, तो इसके आधार पर हम एक सवाल करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल या क्षार का पता लगाने के लिए संकेतक के रूप में नहीं किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है साधारण नमक, लाल गोभी, हल्दी, उपरोक्त सभी। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि लाल गोभी तो प्राकृतिक संकेतक है, हल्दी भी प्राकृतिक संकेतक है, उपरोक्त सभी देखते हैं क्या रहता है। साधारण नमक एक प्रकार का लवण है, लवण किसी भी संकेतक के रूप में काम नहीं करता है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब है साधारण नमक, जो कि एक संकेतक के रूप में काम नहीं करता है। हमने देखा कि संकेतक अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, रंग में परिवर्तन करते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि सूचक का रंग बदलना किस तरह का परिवर्तन है? जी हाँ, हम बता सकते हैं, यह एक प्रकार का रासायनिक बदलाव है। रासायनिक बदलाव है। रासायनिक बदलाव या परिवर्तन एक ही बात है, जिसको आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। यहाँ पर हमने जिंक धातु के कुछ टुकड़े लिए हैं और एक कॉनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया है। जब हम इन दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो कुछ रासायनिक परिवर्तन आता है। देखिए क्या परिवर्तन आता है। जब हम कॉनिकल फ्लास्क में जिंक धातु के कुछ टुकड़े डालते हैं तो इसमें रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसमें एक यौगिक बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का पता करने के लिए हम उसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जाते हैं, तो यह पॉप साउंड से जलती है, जैसा कि आपने सुना, पॉप साउंड। अब इस रासायनिक समीकरण के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, H2SO4 प्लस जिंक धातु, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। यह एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन कर देता है। अम्ल धातु की कुछ अभिक्रियाओं के उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे मैग्नीशियम को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। क्या होता है जब हम अक्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया करवाते हैं? सामान्यतः अक्षारक सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यह केवल जिंक और एल्यूमिनियम के साथ यह प्रतिक्रिया देता है। तो इसमें जो हमारा प्रयोग हमने यहाँ पर किया है, इसमें हमने एक परख नली में जिंक धातु के कुछ टुकड़े लिए हैं, बॉटल में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और एक बीकर में हमने साबुन का घोल लिया है। अब जैसा कि हमें पता है, हमने जिंक धातु की अक्षारक के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमारे पास सोडियम जिंकेट नाम का एक यौगिक पैदा होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। वही हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए हम उसके पास जलती माचिस की तीली लेके जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखो गैस पैदा हो रही है। उस गैस को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए हम कॉर्क लगाते हैं और एक कांच की नली, जिसको हम साबुन के घोल में छोड़ते हैं ताकि वहाँ पर बुलबुले ज़्यादा हो जाए। अब हम इसके पास एक, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बुलबुलों की संख्या बढ़ रही है, यानी गैस की मात्रा बढ़ रही है। अब एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएंगे, यहाँ पर भी पॉप साउंड होती है। आप सुनिए पॉप साउंड। वेरी गुड, आप सबने सुना। यहाँ पर कौन सी ध्वनि पैदा हुई? पॉप साउंड। रासायनिक समीकरण हम इस अभिक्रिया के लिए लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करवाने पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यह भी एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है, जो कि आप अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी धातुएं ये अभिक्रियाएं नहीं देती। हमारे पास कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जिंक और एल्यूमिनियम के साथ अक्षार अभिक्रिया देते हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम और वाटर के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं और याद रहे कि सभी धातु ये अभिक्रिया नहीं देती है। क्या होता है जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं? इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अक्षार धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, अक्षार केवल कुछ ही धातुओं के साथ अभिक्रिया दिखाते हैं, वो है जिंक और एल्यूमिनियम। यह सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं देते। आइए हम अपनी एक्टिविटी को ध्यान से देखते हैं। हमने एक बीकर लिया, बीकर में सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके साथ कुछ अम्ल मिलाया, कुछ मात्रा में अम्ल मिलाया। जैसे ही हमने अम्ल मिलाया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक में हमने ऐसे बबल्स को उठते हुए देखा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। क्या यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा उत्तर सही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। इसका मतलब है कि जब हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। अब हम इसके लिए समीकरण ध्यान से देखेंगे। जब हम सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से गुजारते हैं, चूने के पानी से गुजारते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। जब हम दूधिया रंग के पानी से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, गुजारते हैं, तो वह फिर रंगहीन हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए परीक्षण है और अक्षारक यह अभिक्रिया नहीं देते। आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब हम देखेंगे कि हमने अम्ल और अक्षार की सभी के साथ अभिक्रिया करवाई। कहीं हमने धातु के साथ करवाई, कहीं हमने धातु कार्बोनेट, कहीं हमने धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई। अब हम देखेंगे कि जब अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। वैसे तो हम देख चुके हैं कि जब हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जब हमने अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करवाई तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो आइए इसको विजुअल देखते हैं। हमने एक परख नली ली, परख नली में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक अक्षार डाला, उसमें कुछ बूंदे फिनोप्थलीन जो कि एक संश्लेषी सूचक है उसकी डाली। तो विलयन का रंग कैसा हो गया आप सबको दिखाई दे रहा होगा, इसका रंग गुलाबी हो चुका है, यानी यह क्षारीय विलयन है। जब हमने उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली तो आप देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे कैसा हो रहा है, रंगहीन हो रहा है। क्या आपको बदलाव नजर आया? इसका मतलब है अम्ल ने अक्षार के प्रभाव को खत्म कर दिया। इसके लिए हम रासायनिक समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि अक्षार है उसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक लवण आता है, साथ में जल आता है। आप इस अभिक्रिया को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। साथ में इसके लिए एक जनरल सूत्र है, अम्ल प्लस अक्षार। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास लवण और जल आता है। क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल और अक्षार एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, या अगर हम इंग्लिश में कहें तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में अम्ल और अक्षार को मिलाने पर लवण और जल की प्राप्ति होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाने से क्या होता है। जब हम कॉपर ऑक्साइड जो कि एक धात्विक ऑक्साइड है अम्ल के साथ मिलाते हैं तो देखिए क्या होता है। हमने एक बोतल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया तथा एक परख नली में हमने कॉपर ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड लिया। जब हम इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं, ड्रॉपर की सहायता से इसमें कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डालते हैं तो हमारे पास एक रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि कॉपर ऑक्साइड कॉपर क्लोराइड में बदल जाता है। नीले हरे रंग का एक पदार्थ आपके पास आता है जिसका पेस्टिसाइड्स में, फर्टिलाइजर्स में,
इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रासायनिक समीकरण है जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल। अरे देखिए, हमने पीछे पढ़ा था अक्षार प्लस अम्ल, क्या देते हैं दोनों, लवण प्लस जल। यानी ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया क्या सेम है? ये अभिक्रिया सेम तो नहीं है, पर ये यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड अक्षारक की तरह व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय ऑक्साइड भी होते हैं। इसे आप इस प्रकार से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ये इसका आणविक सूत्र और केमिकल इक्वेशन है। धात्विक ऑक्साइड अक्षारक ऑक्साइड भी होते हैं। जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी सोच रहे हो कि जब यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड आ जाए और उसकी अक्षारक के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या वो भी अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं? चलिए देखते हैं। उससे पहले हम एक एक्टिविटी देखेंगे। हमने इस परख नली में कुछ बूंदें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डाली, अक्षार की डाली, तथा साथ में हमने इसमें अधात्विक ऑक्साइड डाला। जब हमने इसमें अधात्विक ऑक्साइड डाला तो हमें यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिसमें विलयन और जल बनते हैं, और जो विलयन है उसमें अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की जब हम क्षारक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तथा जल बनता है। अब देखिए, अम्ल प्लस अक्षारक, क्या मिला था हमें? लवण और जल मिला था। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसीलिए आपका और मेरा शक सही है कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं और धात्विक ऑक्साइड अक्षारीय ऑक्साइड हो सकते हैं। आप इन समीकरण को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इन बातों को ध्यान रखें। अब हम इस ऑनलाइन क्लास में हमने जितना भी पढ़ा एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अम्ल और अक्षारक के रासायनिक गुण। धातु एक यौगिक का उत्पादन करने के लिए क्षारक और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें एक तो हाइड्रोजन गैस है जो कॉमन है, जो सब में निकलती है, साथ में एक यौगिक निकलता है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल तो अभिक्रिया करता है, परंतु अक्षार यह अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल और अक्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया और अक्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब हम अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो धात्विक ऑक्साइड अक्षारीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बचे हुए कुछ टॉपिक्स के लिए हम आपके सामने नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। इसके लिए आप अभी गृह कार्य करिए। पेज नंबर 27 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हम उसको लाइव क्लास में दूर करेंगे। अब आपको इस क्लास के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करना है, जैसे कि प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3। थैंक यू।